नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल के दूसरे राउंड की। अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए ऐसा बयान दे दिया कि पूर्वांचल की गूंज फिर से तेज हो गई है। बीजेपी ने पोस्टर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप सफाई देती फिर रही है। बताएंगे आपको दिल्ली में दूल्हे पर सियासी दंगल की इनसाइड स्टोरी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीएम के चेहरे पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही। इस सियासी दांवपेच के पीछे की रणनीति भी जानेंगे आज। और फिर बात होगी जाट राजनीति की, जिस पर आज अरविंद केजरीवाल की सियासी नजर पड़ गई। जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया, तो बीजेपी ने भी जवाब में इतिहास के पन्ने पलट दिए। आखिर जाट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी केजरीवाल को, यह भी जानेंगे। और दिखाएंगे विपक्षी गठबंधन में टूट फूट के नए एपिसोड को भी। इंडिया गठबंधन के भीतर गुटबाजी चरम पर है। जिस दिल्ली की लड़ाई के लिए कभी एक हुए थे, अब उसी दिल्ली चुनाव में इस इंडिया गठबंधन का इतिश्री होता दिख रहा है। और स्पेशल स्टोरी में बात कुंभ की होगी, जहां वक्फ घुसपैठ की आहट तेज हो रखी है। 55 बीघा जमीन पर वक्फ दावा ठोक रहा था, लेकिन आज हिंदू संगठन और साधु संतों ने दावेदारों का इतिहास से साक्षात्कार करवा दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली के दंगल में। सबसे हॉट सीट आप जानते हैं, नई दिल्ली विधानसभा सीट है, जहां अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने प्रवेश वर्मा, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। आज अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट में हेरफेर कर बीजेपी बड़े गेम प्लान की तैयारी में है। लेकिन आरोप लगाते लगाते केजरीवाल ऐसी बात बोल गए कि विवाद वोटर लिस्ट से पूर्वांचलियों पर शिफ्ट हो गया। बीजेपी ने मौका हाथों हाथ लपका है और खुद को दिल्ली में पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी होने का बीजेपी ने संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री आतिशी, मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 2 पन्नों के शिकायती पत्र को अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपा। आरोप लगाए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े स्तर पर वोट का घोटाला कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं, मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का नाम लिया तो बीजेपी ने फौरन लपक लिया। आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। पूर्वांचली वोटर का नाम लेकर पिछले महीने आप बीजेपी पर आक्रामक थी। तब संजय सिंह ने संसद में जेपी नड्डा के बयान को मुद्दा बनाया था। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। लेकिन अब ऐन चुनावी माहौल में आपने मानो सेल्फ गोल कर लिया है। जेपी नड्डा ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने बाकायदा केजरीवाल के नए पुराने बयानों की विंडो बनाकर पेश कर दिया है। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर
काला सच जुबान पर ले ही आता है। पूरी दिल्ली में पूर्वांचली यानी यूपी बिहार के वोटरों की संख्या 30% के आसपास है। केजरीवाल के इस बयान का चुनाव पर असर पड़ना तय मानिए। दरअसल राजधानी दिल्ली में पूर्वांचलियों की तादाद काफी है। दिल्ली चुनाव में इनकी भूमिका निर्णायक है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर 30% से ज्यादा, 29 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं। और 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को इन 29 में से 24 और बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटर बीजेपी के पक्ष में रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है। लेकिन पूर्वांचल के मुद्दे को विधानसभा चुनाव में उठाकर बीजेपी लोकसभा का कमाल विधानसभा में करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने जो शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से की है, वो शिकायत जांच के लिए दिल्ली चुनाव आयोग को भेज दी गई है। और इस बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली अस्मिता के मुद्दे पर जहां घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने दूल्हे का मुद्दा उछाल दिया है। अरविंद केजरीवाल को सीएम फेस घोषित कर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी से पूछ रही है, केजरीवाल वर्सेस कौन? हालांकि बीजेपी में चेहरों की भरमार है, लेकिन फिर भी सस्पेंस बरकरार है। इस रणनीति का राज क्या है, ये जानिए। बीजेपी ने 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार की मुनादी कर दी। बीजेपी का पूरा चुनावी कैंपेन पीएम मोदी के इर्द गिर्द बुना गया है। चमचमाती इन्हीं तस्वीरों से सवाल भी उपज रहे हैं, केंद्र में नरेंद्र तो दिल्ली में कौन? वैसे तो दिल्ली में बीजेपी के पास नेताओं की फौज है, जिनमें मौजूदा सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज मौजूद हैं। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा तो विधानसभा चुनाव लड़ ही रहे हैं। पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। बावजूद इसके दिल्ली में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। चेहरे पर सस्पेंस भले ही बीजेपी की रणनीति हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इसी सवाल को चुनावी मुद्दा बना रही है। पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी का दूल्हा कौन कैंपेन की सीरीज चलाई और आज इस सवाल को दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर की शक्ल में चस्पा कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुबह दिल्ली के विकास मार्ग पर पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है एक तरफ और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क है। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा है दिल्ली का सीएम कौन। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है गाली गलौज पार्टी। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है। आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस दूल्हे का सवाल विरोधियों पर उछालती थी, दिल्ली में उसका सामना खुद कर रही है। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस हु। इस सवाल की नींव भी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के ऐलान से पहले डाल दी थी। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तुमका सीएम फेस कौन है? तुम्हारे पास कोई नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। बस केवल मेरे को गाली दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग। सियासी जानकारों का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी रणनीति के तहत सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर रही। उसका पूरा फोकस शराब घोटाला, शीश महल को उछालकर करप्शन पर आम आदमी पार्टी को घेरने का है। ये सच है कि भाजपा अब तक अपने 70 कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई। ये सच है कि उनको पता ही नहीं कि उनका सीएम चेहरा कौन है। तो केजरीवाल वर्सेस हु बताएं ना। 5 फरवरी को दिल्ली के 70 विधानसभाओं के एमएलए का चुनाव है। जिस पार्टी के 36 मेंबर बनेंगे उसकी सरकार बनेगी। केजरीवाल साहब ने कैसे मान लिया कि मैं सीएम फेस हूं? आपको दिल्ली की जनता तो गोल मार्केट में हरा रही है। नई दिल्ली में आप हारने के लिए जा रहे हो। दरअसल दिल्ली में सीएम फेस ऐलान करने का अनुभव बीजेपी का अच्छा नहीं रहा है। 2013 में हर्षवर्धन के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता नहीं मिली। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाया, बीजेपी बुरी तरह हारी। 2020 में बीजेपी बिना सीएम चेहरे उतरी और हार गई। 2020 में बीजेपी ने चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन मनोज तिवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। आप पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल वर्सेस मनोज तिवारी का नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। बड़े नेताओं की फौज खुद चुनावी मैदान में है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, शराब घोटाला और शीश महल जैसे मुद्दे हैं। फेस की बजाय मुद्दों पर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी की राह ताक रही है। दिल्ली चुनाव में जातीय गोलबंदी तेज हो गई है। पूर्वांचलियों के साथ साथ जाट वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश अब तेज हो गई है और इसका श्रीगणेश आज अरविंद केजरीवाल ने किया। बीजेपी पर दिल्ली के जाटों के आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया तो बीजेपी भी
जवाबी पलटवार में जुट गई। देश की राजधानी दिल्ली के दो चेहरे हैं। एक बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल, सरकारी बंगले, दफ्तर, कॉलोनीज, तो दूसरी तरफ दिल्ली का ग्रामीण इलाका जो दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के देहात को गांव समझने की भूल मत कीजिएगा। क्यों, देहात भी छोटे शहरों की तरह ही है। दिल्ली में करीब 360 गांव हैं। इनमें से 225 गांव जाट बहुल हैं। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली में जाटों की संख्या 8% है। जाटों का दिल्ली में करीब 8 से 10 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इन 8% वोट को अपने पाले में करने के लिए आम आदमी पार्टी ने वोटिंग से पहले जाट को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने वाला दांव चला। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। असल में कहानी यह है कि जाट समाज को दिल्ली सरकार की तरफ से ओबीसी का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन केंद्रीय सूची में जाट ओबीसी नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस में जब भर्ती होती है तो दिल्ली के जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान के जाटों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस में, एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? केजरीवाल ने जाट वाला दाव तब चला है जब उनके सामने जाट समाज के प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रवेश वर्मा केजरीवाल की इस मांग पर पलटवार कर रहे हैं। सारे देहात की, गांव की मीटिंग हुई, वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल का निर्माण करवा दीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आज तक मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। ये बात सही है कि बीजेपी ने दिल्ली को पहला जाट सीएम साहिब सिंह वर्मा के तौर पर दिया था और अभी भी उनके बेटे प्रवेश वर्मा दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़े जाट नेता हैं। हालांकि कांग्रेस भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। पार्टी कह रही है कि जाटों को ओबीसी में शामिल शीला दीक्षित ने कराया था। इनको दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी 2003 में शीला दीक्षित जी ने डाला और उसके बाद ये इनकी डिमांड थी कि इनको नेशनल लिस्ट में किया जाए। पहले राज्य सरकार से नाम जाते हैं, क्या आपने वो भूमिका पूरी की? अरे करना था, तुम तो सरकार में हो, ये सब पहले कर देते ना, भले ही नाटक के लिए करते। दिल्ली में इस बार लड़ाई आसान नहीं दिख रही। शायद इसीलिए केजरीवाल बूंद बूंद तालाब भर रहे हैं, हर उस मुद्दे को छू रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को फायदा मिल सके। और दिल्ली के चुनाव में नजर जो है वो दलित वोट बैंक पर भी है। संविधान और जाति जनगणना का जो फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला, उसे दिल्ली में दोहराने की तैयारी में है। दिल्ली में कांग्रेस किस दलित वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है, इस रिपोर्ट से समझिए। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर संदीप का मुकाबला अरविंद केजरीवाल से है। संदीप ने वाल्मीकि मंदिर जाकर पूजा की और फिर बाहर आकर मानहानि के नोटिस पर दस्तखत किए। संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। पैसे लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अभी मैं केस फाइल कर रहा हूँ, उसकी सत्यता पता चल जाएगी। और वो तो हम इनसे पूछना चाहते हैं ना कि हरियाणा में आप क्या भजन गाने गए थे? हरियाणा में आप बीजेपी को हराने गए थे? गोवा में आप बीजेपी को हराने गए थे? उत्तराखंड में बीजेपी को हराने गए थे? हर जगह आप कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताने गए थे। पूरा मामला पिछले महीने दिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान से जुड़ा है। आपके नेताओं ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ने के लिए पैसे बीजेपी से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है।
इस बयान के विरोध में संदीप दीक्षित ने मानहानि का नोटिस भेजने के लिए उस वाल्मीकि मंदिर को चुना जो दिल्ली में दलितों की आस्था का बड़ा केंद्र है। संदीप दीक्षित ने एक तीर से 2 निशाने साधे। नोटिस के साथ साथ दलित वोट बैंक को साधने का दांव चला। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में दलित वोट किसी का परंपरागत वोटर नहीं रहा है। लोकसभा में दलित बीजेपी को तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। दिल्ली में दलित आबादी 17% के आसपास है। 70 में से दिल्ली की 12 सीटें रिजर्व हैं। 2020 में सभी 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2015 में भी 12 की 12 सीटें आपको मिली थी। 13 में आपको 9, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1998 में कांग्रेस ने सभी 12 सीटें जीती थी और सत्ता में आई थी। कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को वापस पाना चाह रही है, जबकि बीजेपी लोकसभा का पैटर्न विधानसभा में दोहराना चाहती है। एक चौथा प्लेयर बीएसपी भी है, जिसकी कोशिश दिल्ली के दंगल में दखल बढ़ाने की है। और भीम के साथ साथ कांग्रेस मीम के जरिए भी पुराने दौर में लौटने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम बहुल सीट पर पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी नजरें गड़ाए बैठे हैं और अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी दिल्ली का अभियान मुस्लिम बहुल सीट से ही शुरू करने वाले हैं। मतलब पहले बंदा लगाया, दिल्ली में राहुल गांधी कभी कैब वालों से मिले तो कभी डीटीसी बस के कर्मचारियों से। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो, कंडक्टर। राहुल ने कभी कुलियों से संवाद किया तो कभी कारपेंटर से बात की। ये बीते साल की तस्वीरें हैं। दिल्ली चुनाव के ऐलान से महीनों पहले राहुल गांधी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो राहुल ने पहला टारगेट मुस्लिम वोटर्स को बनाया है। राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की पहली सभा सीलमपुर विधानसभा सीट पर होगी। सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। इस सीट पर करीब 65% वोटर हैं। कांग्रेस यहां से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। दिल्ली में करीब दर्जन भर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के 3 दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM। आम आदमी पार्टी की मुस्लिम वोटरों में मजबूत पैठ है, जबकि ओवैसी दंगे के आरोपियों पर दाव लगाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर इस वोट बैंक पर पहले से है और यही वजह है कि पिछले दिनों संभल हिंसा के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जाने नहीं दिया था। बाद में संभल गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिवार वालों से राहुल ने दिल्ली में मुलाकात की थी। राहुल के इस कार्यक्रम की वजह से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। असल में दिल्ली में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनावों से मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। CSDS का आंकड़ा कहता है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 77% मुस्लिमों के वोट मिले थे, कांग्रेस को 20%, जबकि 2020 में आपका आंकड़ा बढ़कर 83% हो गया था, जबकि कांग्रेस का घटकर 13%। दिल्ली में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 13% है। ऐसे में अगर कांग्रेस मुस्लिमों के वोट बैंक में पकड़ मजबूत बना लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए, दिल्ली में जो बीजेपी है वो 27 साल से सत्ता की राह ताक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति बदली नजर आ रही है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना हो या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक प्रचार, क्या है दिल्ली में बीजेपी का पावर प्लान? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस कथित शीश महल का मॉडल देख रहे हैं जिसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब दिल्ली चुनाव की कमान खुद जेपी नड्डा ने संभाली है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, एकजुटता का संदेश दिया, जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने वाली कमेटी के सामने कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की काट के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और मंदिरों गुरुद्वारों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली का सुझाव दिया। अंतिम फैसला मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा हाईकमान को लेना है। 11 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली चुनाव की कमान अपने हाथ में लेंगे, झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे। दिल्ली की जितनी भी झुग्गियां हैं उनके प्रधानों का एक सम्मेलन है, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आने वाले हैं। तो दिल्ली की झुग्गियों की बहुत बुरी स्थिति अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कर दी है। इस बार दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बनाया है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अब तक 70 में से 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। माना जा रहा है 11 जनवरी तक पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी दी जा सकती हैं। दिल्ली में शुक्रवार से नामांकन शुरू होने वाले हैं।
और अब आपको दिल्ली के कालकाजी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ यहां भी बीजेपी और कांग्रेस की घेराबंदी जबरदस्त है। इन्हीं चुनौतियों से पार पाने और दूसरी बार विधायक बनने आतिशी ने आज कालकाजी में नए दफ्तर का उद्घाटन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सीएम आतिशी ने कालकाजी में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय में प्रवेश से पहले सनातन का संदेश दिया। बड़े पंडाल में सीएम आतिशी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूजा में शामिल हुए और भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ हमें यही उम्मीद है और यही भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भी उसी तरह से कालकाजी के लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। और कालकाजी विधानसभा कालका माई के नाम से जानी जाती है। आम आदमी पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के संकेत दे चुकी है। अब आतिशी के चुनावी दफ्तर में भी सनातन की धुन सुनी जा सकती है, जिसका कालकाजी में अपना महत्व है। दरअसल कालकाजी की प्रसिद्धि 52 शक्तिपीठ में से एक की है। मां काली के नाम पर ही इलाके का नाम कालकाजी पड़ा। लेकिन इस बार यहां मां कालकाजी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इसी को लेकर चुनावी लड़ाई तेज है। यहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मुख्यमंत्री आतिशी है। बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से अलका लांबा भी उम्मीदवार है। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी नाम के ऐलान से ठीक पहले मां कालकाजी के मंदिर में माथा टेका और अब वो कालकाजी की गली गली छानकर हाथ बदलेगा हालात का नारा बुलंद कर रही है। मुख्यमंत्री की विधानसभा है, जिसे अरविंद केजरीवाल जी टीसीएम कह रहे हैं। सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या है? अरविंद जी का आविष्कार है, टेम्परेरी सीएम। सीएम के पद का अपमान, महिला मुख्यमंत्री का अपमान। वहीं कालकाजी में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी आतिशी की चुनौती बढ़ा रखी है। यानी कालकाजी में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो चला है। शक्तिपीठ से किसे मिलेगी सत्ता की शक्ति, 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। और देखिए, कहां तो विपक्ष ने दिल्ली पहुंचने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था और अब दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन दो फाड़ नजर आ रहा है। जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही थी, उसे अब सहयोगी भाव तक नहीं दे रहे। फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। विपक्षी गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस शोले के उस जेलर की भूमिका में नजर आ रही है, जिसके पीछे दिल्ली में कोई नहीं है। पहले अखिलेश यादव, फिर ममता बनर्जी और अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के साथ खड़े हो गए हैं। बारी बारी साथियों के बिछड़ने से कांग्रेस खफा है और अब कह रही है कि इंडिया गठबंधन का मिशन लोकसभा तक सीमित था, विधानसभा चुनाव के लिए इतिश्री हो चुका है। इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। साथ ही कांग्रेस दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, तो आम आदमी पार्टी सहयोगियों के साथ से फूले नहीं समा रही। अरविंद केजरीवाल बारी बारी से सभी को समर्थन के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का जो कुनबा जोड़ा था, अब उसी गठबंधन से एक दूसरे को हराकर जीत की खुशियां ढूंढी जा रही हैं। तो कश्मीर से इंडिया गठबंधन का बोरिया बिस्तर बंद करने की मांग हो रही है। अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। आंकड़ों में देखें तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन मिलकर नहीं लड़ा, हार मिली। जम्मू कश्मीर में मिलकर लड़े तो जीत हासिल हुई। झारखंड में भी एकजुट होकर लड़े, जीत मिली। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बड़ी हार मिली। बावजूद इसके दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग राह में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में लौटी तो बड़ी वजह कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन में ये जो खटपट है वो दिल्ली में हो रही है और असर इसका बिहार तक महसूस किया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब अगला जो विधानसभा चुनाव है वो बिहार में ही होना है। दिल्ली में कांग्रेस के शेयर गिरने से बिहार में भी उसका सियासी वजन घट सकता है। इंडिया गठबंधन दिल्ली के चुनाव में बिखर चुका है, असर बिहार तक पहुंचा।
तेजस्वी यादव ने बुधवार को ये कहकर सियासी सनसनी फैला दी कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छी और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। तेजस्वी के बयान का असर सीधा बिहार में महागठबंधन के नेताओं पर हुआ। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने तेजस्वी के बयान पर सवाल उठा दिए। जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी केरल में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, तो जानकारी रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जो लोग भी लड़ना चाहते हैं वो सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आया तो एनडीए को तो मानो मौका मिल गया। जो शब्द शकील अहमद खान ने कहे कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस भी उन्हें हल्के में लेगी, बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई कि बिहार में महागठबंधन का खेल खत्म होने जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, सफाई दी कि बिहार में महागठबंधन एक है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बातें कही हैं वो सीधा दिल्ली के चुनाव को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उस पे उन्होंने जवाब दे दिया। यहाँ तो गठबंधन पहले से है, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बताएंगे। इंडिया गठबंधन ऑलरेडी अपना काम कर रही है। अभी एनडीए के अंदर में कई क्षेत्रीय दल हैं जो चुनाव हर जगह नहीं लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गठबंधन जो लार्जर इंटरेस्ट में देश के स्तर पर बना हुआ उसमें कोई दिक्कत है। बिहार में भी इसी साल चुनाव होने हैं, हालांकि वक्त अभी 10 महीनों का है। और अब बात जरा महाकुंभ की करते हैं। आज से ठीक 5वें दिन 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन पहले शाही स्नान के साथ आस्था का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए प्रयागराज पहुंच गए हैं और पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने फिर से सभी तैयारियों का जायजा लिया है। महाकुंभ की टेंट सिटी में योगी आदित्यनाथ घूमे, साधु संतों से योगी आदित्यनाथ ने बात की, सुनिश्चित किया कि इंतजाम में कहीं कोई कमी ना रह जाए। लेकिन हमारी ये खबर महाकुंभ की तैयारियों पर नहीं, बल्कि उस जमीन पर है जहां ये मेला लगा है और जहां योगी आज घूम रहे थे। मेले की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बताने वाले मौलवी पर साधु संत भड़के हुए हैं। मौलवी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला शुरू हो रहा है। हिंदू आस्था का इतना बड़ा संग्राम कोई और नहीं जो प्रयागराज संगम में हो रहा है। 45 दिन तक साधु संतों सन्यासियों का एक अलग ही भगवा संसार दिखाई देना है। प्रयागराज में 12 साल पहले भी यही महाकुंभ हुआ था, 24 साल पहले भी, 36 साल भी और 48 साल पहले भी। लेकिन पहली बार कोई बोला है कि आस्था का महाकुंभ भले ही हिंदुओं का हो, लेकिन दूर दूर तक ये जो 55 बीघा जमीन देख रहे हैं ये मुस्लिमों की है, पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के दावे पर वीएचपी अब पुलिस थाने पहुंच गई है। उसमें मैं चाहता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी इन्होंने दावा किया है, जो भी सबूत दिखाए हैं, उसके आधार पर अगर वो सबूत फर्जी निकलता है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हम चाहते हैं दंडात्मक कार्रवाई करें जिससे कोई अन्य ये ना करके इस तरह की दावा करे। अब सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का वो दावा जो उन्होंने किसी दस्तावेज या गजट के दम पर नहीं बल्कि सुनी सुनाई बात पर कर दिया था कि मेले की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है। एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। मुमकिन है मौलाना बरेलवी ने ये दावा मुस्लिम दुकानदारों को कुंभ से दूर रखने की झुंझलाहट में किया, लेकिन अब हिंदू साधु संत भड़क रहे हैं और मौलाना को इतिहास पढ़ा रहे हैं। की शरारत है। महाकुंभ करोड़ों वर्ष से लग रहा है और मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ लगभग 1500 वर्ष से। इसके पहले भी तो हो रहा था महाकुंभ। और तो और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि मौलाना बरेलवी का बयान फिजूल है और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। बेशक जमीन वक्फ की है, अगर वक्फ की है तो वहाँ के ऊपर वक्फ की जमीन के ऊपर अगर मेला लग रहा है तो आने वाले तीर्थ यात्री उस जमीन को अपने कांधे पर उठा के अपने घर नहीं ले जाएंगे। वो अपना वहाँ के ऊपर अपनी इबादत करके, अपनी पूजा करके वो वहाँ से वापस चले जाएंगे।
लेकिन हिंदू संतों में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी हैं। इनका बयान सुनेंगे तो ये मौलाना बरेलवी को दम देने वाला ज्यादा है। ये दावा कर रहे हैं तो उसकी सत्यता की परख कर लेनी चाहिए, हमारा ये कहना है। और जिसका बनता हो उसको दे देना चाहिए। जहां पर चाहे वो मस्जिद हो, वहां मंदिर था तो मंदिर दे देना चाहिए। और अगर यहाँ प्रयाग की भूमि में अगर वक्फ की कोई जमीन निकल रही है, दावा इनका प्रमाणों के आधार पर पक्का हो जाता है, तो उनको दे देना चाहिए। हम न्याय के पक्षपाती हैं। बहरहाल इस तनातनी में उस सरताज नाम के इंसान की खोज में कोई नहीं है, जिसका हवाला देकर मौलाना बरेलवी ने यह बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूरा प्रयागराज मन से महाकुंभ में मगन है। और कुंभ के शुरू होने से पहले प्रयागराज में संत संग्राम छिड़ गया है, जिसकी वजह है एक पोस्टर। योगी के बटोगे तो कटोगे के बाद ये कुंभ का डरोगे तो मरोगे वाला वर्जन है, जिसने संगम नगरी को सियासी अखाड़ा बना दिया। क्योंकि जब जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पेशवाई हुई और उनकी नजर इस पोस्टर पर पड़ी, तो उनका पारा चढ़ गया। इस नारे को धर्म विरोधी बता दिया। राजनीति है, कुंभ में थोड़ी थोड़ी वो भी आ गई है, इसीलिए यहाँ इस तरह के नारे। देखिए, हमारा नारा ये है, डरोगे तो बचोगे। जो डरता है ना कि हमको यमराज देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वो पाप से बच जाता है। तो यहाँ नारा ये नहीं डरोगे तो मरोगे, ये नारा नहीं है यहाँ का। यहाँ का नारा है डरोगे तो बचोगे। दरअसल डरेंगे तो मरेंगे वाले ये पोस्टर कुंभ में निर्वाणी अणी अखाड़े के जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की तरफ से लगवाए गए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भले ही नरेंद्राचार्य का लगाया ये पोस्टर रास ना आया हो, लेकिन मौनी बाबा और श्री राधाचार्य खुलकर इस पोस्टर का समर्थन कर रहे हैं। डरेंगे तो बचेंगे नारा ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ डरेंगे तो मरेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज थे, जब हमारे मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, हमारे पूर्वज डर गए थे। बचने वाली बात नहीं है। अब हम जितने भी सनातनी सब एक हो गए हैं। अब जंगल के शेर जाग चुके हैं और अब जो भी हमको डराएगा उसको हम अब तोड़ ही देंगे। जो सनातनी है, वास्तविक सनातनी है, वो कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो सही मार्ग पे निकलता है, ईश्वर की आराधना करता है, उनका चिंतन करता है। जो अपने गुरु का, अपने इष्ट का जो चिंतन करता है, वो कभी किसी से नहीं डरता। कुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले डरेंगे तो मरेंगे पर संत संग्राम छिड़ गया है। क्योंकि सवाल डरोगे तो मरोगे और डरोगे तो बचोगे में से किसी एक को चुनने का है। और सबसे बड़ा सवाल सनातन का है, जिसका ध्वज इस वक्त कुंभ में लहरा रहा है। खबर अमेरिका से है। हॉलीवुड जल रहा है। आग की धधकती लपटों को रोकने में दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका पस्त नजर आ रहा है। आग अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी है। कई जंगलों की आग कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के घरों को जला रही है। किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता ये कैलिफोर्निया का पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका है, जहां सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों का घर है। पैसिफिक पैलिसेड्स कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस से 32 किलोमीटर दूर वो इलाका है जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नीला समंदर। इन्हीं समंदरों में बीच के किनारे हॉलीवुड के मशहूर सितारों ने अपना आशियाना बना रखा है। ये वो जगह है जहाँ घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है।
यहाँ की खूबसूरती ऐसी कि जो देखे बस देखता रह जाए। लेकिन खूबसूरत पैसिफिक पैलिसेड्स को आग ने खाक कर दिया है। दक्षिण कैलिफोर्निया के न्यूज चैनल ABC 7 के मुताबिक इस इलाके का 70% हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। और क्या आप सोच सकते हैं कि कल को मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान को पीटने के लिए तालिबान हमारे साथ आ जाए? जी, वही तालिबान जिसके माथे पर आतंकवादी होने का लेबल है, जो बंदूक से बोलता है, जिसकी अफगानिस्तान में हुकूमत है, जिसे दुनिया ने अछूत बना रखा है। ये रिपोर्ट देखिए, शायद आपको भी भारत तालिबान का नया रिश्ता दिखे। 2 मार्च 2001 ये वो दिन था जब अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के रिश्तों को सबसे बड़ा धक्का लगा। जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान ने बामियान में दोनों बुद्ध मूर्तियां बारूद से उड़ा दी। दूसरा सदमा 2021 में लगा जब अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले छोड़कर भाग गया। तालिबान से खौफजदा सिखों को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर रखकर भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान बावला हो गया कि अफगानिस्तान में उसका दोस्त तालिबान अब भारत को टिकने नहीं देगा और अफगानिस्तान में भारत ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा डूब जाएगा। लेकिन 3 साल में वक्त का पहिया घूम गया। अब वही तालिबान दोस्त पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा है। युद्ध के हालात हैं और वही तालिबान भारत को अफगानिस्तान से उसके रिश्ते याद दिला रहा है, भारत को फिर अफगानिस्तान बुला रहा है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी हुकूमत से भारत की ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। इधर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे, उधर अफगानिस्तान से उसके कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी। बैठक का नतीजा पाकिस्तान के लिए जान जलाने से भी बहुत ज्यादा रहा। भारत और अफगानिस्तान की बैठक में 3 पॉइंट तय हुए कि दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करेंगे। इनकी मजबूती के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। इस बैठक में तालिबान ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया, लेकिन उससे पहले देखिए तालिबान ने क्या क्या मांगा, भारत ने क्या क्या दिया और किस चीज पर उसे एक भरोसा भी दिया। भारत ने वादा किया कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता जारी रखेगा। अफगानी शरणार्थियों को दोबारा बसाने में भारत मदद करेगा। अफगानिस्तान में फिर से प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार करेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए दोनों चाबहार पोर्ट का उपयोग बढ़ाएंगे। दोनों देश सहमत हुए कि क्रिकेट के जरिए रिश्ते मजबूत करेंगे। भारत और अफगानिस्तान पीपल टू पीपल संपर्क भी बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को भारत ने भी मान्यता नहीं दी है, लेकिन इन 3 सालों में अफगानिस्तान को पहले की तरह मदद भी नहीं रोकी, न ही बैकडोर बातचीत के दरवाजे बंद किए। इसीलिए 3 साल बाद ये ओपन डोर मीटिंग हो पाई। भारत और तालिबान के बीच ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश और चीन को साथ लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक त्रिकोण बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि उसकी इन कोशिशों को अफगानिस्तान ने झटका दिया है और इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की इस साजिश पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगेगा। जिस पर खुद आतंकी संगठन की छाप है, उस तालिबान ने भारत को आतंक मुक्त भारत का भरोसा दिया। तालिबान ने भरोसा दिया कि वो भारत विरोधी साजिश में अफगानिस्तान की जमीन नहीं इस्तेमाल होने देगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।